हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग इसके 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों ने भी दोनों ही पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ जी, ये चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें बेसिकली हम लोग देख चुके हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है और जो चेंजेस होते हैं ऑन डिमांड एंड सप्लाई उसका क्या इंपैक्ट होता है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर। अगर देखा जाए तो जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने इस चीज का जो है कुछ पार्ट कंप्लीट किया था। दैट मींस हम लोगों ने देखे थे वेरियस केसेस ऑफ चेंज, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें हम लोग इतना पार्ट जो है, इतना जो पोर्शन है वो अपने पार्ट 2 में कर चुके हैं कंप्लीट। ऑलराइट, कि जो है अगर चेंज इन डिमांड होता है या फिर चेंज इन सप्लाई होता है तो उसका इंपैक्ट जो है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या होता है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पार्ट 2 में इस चीज को भी समझ चुके हैं कि ये जो डिमांड और सप्लाई है ये चेंज होती क्यों है, उसके पीछे के रीजंस क्या है। ठीक है, तो वो चीज भी जो है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को भी क्लियर आउट है। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मेजरली ये वाला जो पोर्शन है इसे कंप्लीट करेंगे, दैट इज अगर दोनों ही चीज चेंज होती है, आपका डिमांड और सप्लाई अगर दोनों ही चेंज हो रहा है तो उसका इंपैक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो चेंज है दोनों में ही, दैट कैन बी बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो सकती है, आपकी डिमांड डिक्रीज हो सकती है, सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, या फिर डिमांड इंक्रीज हो सकती है, सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। अब ये अगर देखा जाए तो ब्रॉडली 4 जो है आपके पास में केसेस हैं, इनके अंदर भी वेरियस केसेस होंगे, तो वो क्या क्या है उन सारी चीजों को जो है हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, सो देयर कैन बी 4 केसेस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, जो कि अभी अभी हमने देखा वही। ठीक है, नाउ सबसे पहले आते हैं कि दोनों ही जो है आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो इसके अंदर भी ना आप लोगों के पास में 3 केसेस हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि जितना चेंज जो है डिमांड में है या जितनी जो प्रपोर्शन से डिमांड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उतना सेम प्रपोर्शन से सप्लाई डिक्रीज हो रही है। सो दिस कैन बी योर फर्स्ट केस कि डिक्रीज इन डिमांड जो है दैट वुड बी इक्वल टू योर डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये हो सकता है कि आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज हो रही है और आपकी सप्लाई कम चेंज हो रही है, या डिमांड जो है वो ज्यादा डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये आपका केस 2 हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। फिर आते हैं केस 3 पर, जो कि ये हो सकता है कि आपकी डिमांड में डिक्रीज कम है और आपकी सप्लाई जो है डिक्रीज ज्यादा हो रही है, तो दैट इज डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। अब इन तीनों ही केसेस को हम लोग देख लेते हैं अंडर आवर फर्स्ट पर्टिकुलर केस। ठीक है, यह आपका ब्रॉड हेडिंग है, उसके अंदर ये 3 जो है आपकी सब हेडिंग्स है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन तीनों को ही जो है स्टडी करने वाले हैं कि क्या जो है चेंजेस होंगे वेरियस। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जो डिमांड है वो 50% से कम हो रही है, सप्लाई भी क्या हो रही है 50% से ही कम हो रही है। सो दिस इज बेसिकली दिस प्रपोर्शन कि आपका जो चेंज है या आपका जो डिक्रीज है वो क्या है, वो इक्वल रहेगा। नाउ मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में भी समझाया था कि जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए या ऐसे वाले कंसेप्ट आए तो थ्योरी पर मत जाना, सीधा ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाकर देखना, उससे जो है चीजें आप लोगों को अपने आप जो है क्लियर आउट हो जाएगी और थ्योरी में जो है पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी चीज है, डिक्रीज है, तो डिक्रीज का मतलब क्या है, कौन सा शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। ऑलराइट, तो हमें जो है डिमांड और सप्लाई दोनों को ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवाना है प्लस इक्वल प्रोपोर्शन में शिफ्ट करवाना है। तो चलिए ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो है हम क्या कर ले, पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बना दो। दिस इज योर डीडी कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व। ये आपका इनिशियल प्राइस बन गया और इनिशियल जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन गई। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए है कि सप्लाई और डिमांड दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं और सेम प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो रहे हैं। नाउ आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सेम प्रोपोर्शन में
इसको जो है चेंज किया है। तो सिंपल सी चीज करना है आपको थोड़ा सा ना, वैसे भी आप जो है स्केल और उससे बनाना तो ज्यादा क्लियर रहेगा, तो थोड़ा सा आपको अंदाजे से जो है ना बना लो कि आपने मान लो इतना जो है डिक्रीज करवाया है किसमें, सप्लाई में, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, इतना ही डिक्रीज आपकी डिमांड में करवा दो। लगभग प्राइजेस मतलब लगभग जो है ना सेम ही रखना, ये देख लेना कि सेम दिख रहा हो आपको कि ये जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। ऑलराइट, ऐसे जो है ना काउंट करके या मेजर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम अंदाजे से कर सकते हैं। तो ये दोनों मीट कहां पर हुए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। दैट मींस कि आपका जो प्राइस है वो तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वांटिटी में चेंज हुआ है। तो अगर आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों ही डिक्रीज होती है और सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज होती है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है दैट विल डिक्रीज। ऑल राइट, तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पता चल गया है। तो अब इसके आगे कुछ जो है कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है और कुछ जो है ज्यादा लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमें जो है इसके ग्राफ से दिख गया है, तो बस बात खत्म हो गई यहाँ पर। So when decrease in demand is proportionately equal to decrease in supply, then leftward shift in demand curve is proportionately equal to leftward shift in supply curve। ठीक है, ये जो शिफ्ट आप लोग देखोगे ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा। As demand and supply decrease in the same proportion, equilibrium price remains same but equilibrium quantity falls। वही चीज आपने देखी, प्राइस क्या है, प्राइस आपका सेम है और जो क्वांटिटी है वो फॉल हो रही है। तो बस इसको जो है सेंटेंस बना के लिख दो, आपका जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया कि जो डिमांड और सप्लाई है वो सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो सेम रहेगा, लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो फॉल होगी। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर। ये इसी का जो है ग्राफ हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। देन नेक्स्ट पर आते हैं जहां पर डिक्रीज इन डिमांड क्या है, ज्यादा है डिक्रीज इन सप्लाई से। अगेन क्या करो, ग्राफ बना लो, बाकी कुछ जो है बाद में देखेंगे, सबसे पहले ग्राफ बना लो जिससे कि चीजें आप लोगों को क्लियर रहेगी। तो ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्या बोला गया है कि जो डिक्रीज इन डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई के डिक्रीज से, तो ये डिमांड को हमने ज्यादा डिक्रीज करवा दिया और सप्लाई को आप थोड़ा सा डिक्रीज करवा दो। ठीक है, अलग से समझ में आ रहा है ना कि डिमांड में ज्यादा डिक्रीज और सप्लाई में कम डिक्रीज है। तो ये आपका न्यू जो है इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा। दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वी कैन सी कि ये जो है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो रहा है और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है, वो भी फॉल हो रही है। दैट मींस वो भी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, सो द न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स। अब देखो इससे कितना सिंपल हो गया कि हमें इन सारी चीजों को जो है ना इतना पढ़ के समझने की जरूरत नहीं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमें क्लियरली समझ में आ गया कि क्या चीजें हुई है। तो इक्विलिब्रियम जो है न्यू डिटरमाइन हुआ, जिसमें कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी क्या हो रही है, वो भी फॉल हो रही है। ऑल राइट, आई गेस दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। ये उसी का क्या हो गया, प्रॉपर जो ग्राफ है वो हो गया। तो वी कैन सी कि ये डिमांड में शिफ्ट, ये सप्लाई में शिफ्ट, तो आपका न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पर आया है, P से P1 आ गए एंड Q से Q1 आ गए। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट वाले केस पर, दैट इज जो डिक्रीज इन डिमांड है वो लेस देन रहेगा डिक्रीज इन सप्लाई से। अगेन ग्राफ बनाते हैं, दिस इज योर डिमांड का कर्व, दिस इज योर सप्लाई का कर्व। ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ क्या बोला गया हमें कि जो डिक्रीज इन डिमांड है वो कम है और डिक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा रख लो, डिमांड का डिक्रीज कम रख लो, ये आपकी न्यू इक्विलिब्रियम आ गई। तो इसमें वी कैन सी कि जो प्राइस है वो राइज हो रहा है और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो फॉल हो रही है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो राइज होगा और इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो फॉल होगी। ठीक है, सो न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस वेयर एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है कंसेप्ट। ठीक है, तो उसी का यहाँ पर क्या हो गया, जो ग्राफ है वो आ गया। तो वी कैन सी ये P से P1 चला गया और ये Q से Q1 आ गया। ठीक है, देन आता है जो नेक्स्ट वाला केस है, दैट इज बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अभी जो है हमने डिक्रीज वाला कंसेप्ट पढ़ा है, अब जो है अगर दोनों ही इंक्रीज होते हैं तो इस पर क्या इंपैक्ट होगा। अब इसके अंदर भी अगेन हमें जो है ये तीनों फैक्टर्स को देखने हैं, मतलब तीनों केसेस को देखना है कि जो इंक्रीज इन डिमांड है वो इक्वल रहेगा इंक्रीज इन सप्लाई से,
फिर वी हैव की इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है किससे, इंक्रीज इन सप्लाई से, एंड देन वी हैव की इंक्रीज इन डिमांड जो है वो कम है आपके इंक्रीज इन सप्लाई से। तो तीनों ही चीजों को जो है हमें वन बाय वन देख लेना है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद इंक्रीज इन डिमांड विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। क्या करना है, अभी तक आप लोग सीख चुके हो एंड आई होप सो कि आप लोग भी मेरे साथ साथ में जो है ये ग्राफ्स बना रहे हो। तो जल्दी से जो है अपनी पेन कॉपी निकालो और जो ये फाइंड आउट करो कि अगर जो है इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई सेम प्रोपोर्शन में है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इंपैक्ट होगा। सो हियर वी हैव दिस डिमांड, वी हैव द सप्लाई, ये आ गया आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब न्यू जो है हमें क्या करना है, इंक्रीज करवाना है डिमांड और सप्लाई दोनों को एंड इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज करवाना है। ठीक है, तो ये आपका राइट वर्ड गया है एंड दिस इज, ये भी कहां जाएगा, आपका राइट वर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज आई, तो वी कैन सी कि आपका जो प्राइस है दैट इज सेम एंड क्वांटिटी जो है वो राइज हो रही है। ठीक है, प्राइस क्या आ रहा है, प्राइस सेम आ रहा है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, बस और बस जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई। सो वी कैन से एज बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस। ठीक है, देखो जब हम लोगों ने यही सेम चीज को डिक्रीज में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था वहां पर कि प्राइस जो है वो सेम रह रहा है और जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वो फॉल हो रही है। जब इसी को आपने इंक्रीज में पढ़ा तो अगेन हमने देखा कि जो प्राइस है वो सेम रह रहा है और जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज हो तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज था तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही थी। बाकी आपका प्राइस जो है वो क्या है, प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला केस अंडर आपका बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज वाले में। फिर आते हैं अपने सेकेंड वाले केस पर, दैट इज जो इंक्रीज इन डिमांड है वो ज्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से। देख लेते हैं क्या इंपैक्ट होगा। दिस इज योर डिमांड कर्व, दिस इज योर सप्लाई कर्व, ये आ गई आपकी प्राइस, ये आ गई आपकी क्वांटिटी। ठीक है, नाउ क्या बोला गया है कि जो इंक्रीज इन डिमांड है वो ज्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से। तो यह आपकी डिमांड में इंक्रीज बना देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करते हैं, अदरवाइज जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट योर इंक्रीज इन डिमांड, और अब सप्लाई को इंक्रीज करवा दो थोड़े बहुत से, तो ये चीज आ गई। तो वी कैन सी कि प्राइस भी राइज हो रहा है और क्वांटिटी भी राइज हो रही है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें जो है ये क्या हो रही है, राइज हो रही है। सो द न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑल्सो राइजेस। ठीक है, तो अगर आपका इंक्रीज इन डिमांड जो है वो ज्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों में ही क्या इंपैक्ट है या क्या इफेक्ट है, दोनों ही जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ऑल राइट, देन ये जो है इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यू कैन सी डिमांड ये है, सप्लाई ये है, ये आपका न्यू बना, P से P1 गए और Q से Q1 आ गए। ठीक है, देन उसके बाद में थर्ड वाला जो केस है वो आता है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, जो इंक्रीज इन डिमांड है वो क्या है, वो इंक्रीज इन सप्लाई से कम है। तो चलो देख लेते हैं, दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जो केस बोला गया है उस पर आते हैं कि डिमांड में इंक्रीज ज्यादा है और सप्लाई, डिमांड में इंक्रीज कम है और सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा है। तो ये आपका सप्लाई में इंक्रीज एंड दिस इज द इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ये न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, ये क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस। तो वी कैन सी कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो फॉल हो रहा है और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो राइज हो रही है। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो द न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स वेयर एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस। ठीक है, तो प्राइस विल फॉल एंड क्वांटिटी विल राइज। ठीक, देन यहाँ पर जो बोथ डिमांड एंड सप्लाई का इंक्रीज है उसके जो तीनों केसेस है ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट वन, दैट इज डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीजेस। डिमांड हो रही है डिक्रीज और सप्लाई हो रही है इंक्रीज। अब इसके भी सेम जो है तीन हमारे पास में केस है। फर्स्ट वन इज जो डिक्रीज इन डिमांड है वो किसके इक्वल है, वो सप्लाई के इंक्रीज के इक्वल है। ठीक है, सो डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। Then we have next one ki decrease in demand is more than increase in supply, and the third one that is decrease in demand is less than increase in supply.
तो अब इन तीनों ही केसेस को जो है हम लोग स्टडी कर ले। तो सबसे पहले आता है डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। चलो करते हैं। दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस। नाउ हमारे पास में केस क्या है? केस ये है कि जितनी आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है उतनी ही आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड में डिक्रीज मतलब कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो यहाँ पर जो है हम इसको लेफ्टवर्ड में शिफ्ट करवा दिए, ठीक है। अब उतना ही जो है आपको क्या करना है, आपको सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो ये सप्लाई ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शन, यू कैन सी, ठीक है, कि सेम प्रोपोर्शन में जा रहा है। ये यहाँ पर मीट हुई, तो इससे क्या समझ में आया कि जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है, और प्राइस जो है वो हो रहा है फॉल, ठीक है। तो वी कैन से कि a new equilibrium is determined, equilibrium quantity remains the same but price falls, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, पर जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है फॉल। और ये हमें कैसे समझ में आया? हमें ग्राफ के थ्रू समझ में आया है, हमें और कोई लॉजिक्स नहीं लगाने हैं, किसी भी काइंड से जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस ग्राफ बनाओ और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है केस हो जाता है जिसमें यू हैव दी सेम क्वांटिटी एंड प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है। फिर आता है नेक्स्ट वाला कि जो डिमांड है वो उसमें जो डिक्रीज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होने वाला है। वी हैव दिस डिमांड, वी हैव दिस सप्लाई, ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या बोला गया? डिमांड में डिक्रीज ज्यादा है, ठीक है। तो चलो डिमांड को ज्यादा डिक्रीज करवाते हैं। ये आपका डिमांड में डिक्रीज ज्यादा है और जो सप्लाई में इंक्रीज है वो कम है एज कंपेयर टू डिमांड। तो ये आपका न्यू क्या आ गया? न्यू इक्विलिब्रियम आ गया। दिस इज योर क्यू, दिस इज योर पी। तो वी कैन से कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही क्या हो रहे हैं? दोनों ही फॉल हो रहे हैं। तो न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, ठीक है। तो अगर डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो इकोनॉमी में जो प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों ही जो है वो फॉल होंगे, ठीक है। यही उसका जो है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाता है, जिस चीज को हमने अभी भी समझा वही, ठीक है। देन अब इसके बाद में नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब कि सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा है और एज कंपेयर टू डिक्रीज इन डिमांड। लेट्स सी क्या होने वाला है। दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ क्या करना है? डिमांड को डिक्रीज करवाओ और सप्लाई को इंक्रीज करवाओ, और इंक्रीज ज्यादा है और डिक्रीज कम है, ये पर्टिकुलर कंडीशन। तो यहां पर यू कैन सी कि जो क्वांटिटी है वो राइज हो रही है और जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि न्यू इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ है, जिसमें कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस वेयर एज इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, ठीक है। क्वांटिटी इधर गई है और प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो है केस 3 हो जाता है आपका डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज का। ऑल राइट, आई गेस कि ये तीनों ही केसेस क्लियर है। अब जो है आपके पास में जो एक और केस है वो आता है, दैट इज अब डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है। अगेन इसके अंदर इन तीनों केसेस को हम लोग देखेंगे, देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या जो है चेंजेस होने वाले हैं। सो फर्स्ट वी हैव इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। जितना आपकी डिमांड में इंक्रीज है उतना ही जो है आपकी सप्लाई में डिक्रीज है। तो इसका क्या इंप्लीकेशन होगा? लेट्स सी। दिस इज योर डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, ये आपका जो है इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब जो है हमें डिमांड को करवाना है इंक्रीज और सप्लाई को करवाना है डिक्रीज और सेम प्रोपोर्शन में। तो ये है जो है ये डिमांड हो गई आपकी इंक्रीज, थोड़ी सी गड़बड़ इंक्रीज हो गई है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं इस कर्व को। ये आपकी जो है डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई सप्लाई को क्या करना है? सप्लाई को हमें डिक्रीज करना है इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये दोनों यहां पर आकर मिली। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो दैट विल व्हाट? ओवरलैप योर इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो दैट मींस आपकी क्वांटिटी क्या है? सेम है, और आपका प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस विल राइज, ठीक है। सो द न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम बट इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें हमारी क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी, लेकिन जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो राइज होगा, ठीक है।
अंडर द कंडीशन दैट इज इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। ये इसका जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देन उसके बाद में नेक्स्ट वन इज व्हाट, कि आपका जो डिमांड है उसमें इंक्रीज ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन सप्लाई। बहुत ही इजीली हम इसे भी फाइंड आउट कर लेंगे। या आ गई आपकी डिमांड, दिस वुड बी योर सप्लाई, या आपकी इनिशियल क्वांटिटी, दिस वुड बी योर इनिशियल प्राइस। अब जो है क्या ले लो, आपका जो है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई करना है। डिमांड में इंक्रीज ज्यादा है और सप्लाई में डिक्रीज कम है, तो ये न्यू आ गया। ये आपकी क्वांटिटी, दिस इज योर प्राइस। आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी राइज हो रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी राइज हो रही है। सो द न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस एंड इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस। तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों में ही जो है आपका राइज हमें देखने को मिल रहा है अंडर द कंडीशन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई में, ठीक है। देन उसके बाद में जो इसका फाइनल केस है उसे हम लोग देख ले, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड जो है वो कम है आपके डिक्रीज इन सप्लाई से। तो चलो इसका भी ग्राफ बना लो। तो ये आ जाती है आपकी डिमांड, दिस इज योर सप्लाई, या आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट क्या है कि इंक्रीज करवाओ डिमांड को लेकिन उससे ज्यादा डिक्रीज करवाओ सप्लाई को। तो ये हमने सप्लाई को डिक्रीज करवाया और ये हमने अपनी डिमांड को इंक्रीज करवाया। कुछ ज्यादा ही जो है आपकी जो कर्व है वो इनिशियल वाले डिमांड कर्व को ज्वाइन कर गया है, तो थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज योर व्हाट, न्यू इक्विलिब्रियम। ये आ गई आपकी प्राइस और ये आ गया आपका क्वांटिटी। तो वी कैन सी कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो राइज हो रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो फॉल हो रही है। तो अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल फॉल। वही चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, द न्यू इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स वेयर एज इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास में चेंजेस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधा सिंपल जो है ग्राफ बनाना है, बिल्कुल भी वहां पर दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिक्स नहीं लगाना है। ग्राफ बनाओ, बहुत ही कम टाइम लगता है ग्राफ बनाने में और उससे जो है आपको आंसर मिल जाएगा कि प्राइस पर क्या चेंज है और क्वांटिटी पर क्या चेंज है, ठीक है। आई होप सो कि ये जो वेरियस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई है ये सारे ही जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। नाउ इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट है प्राइस सीलिंग का, ठीक है। नाउ व्हाट इज बेसिकली सीलिंग, प्राइस सीलिंग क्या होता है उसके पहले ये सीलिंग क्या होती है। घर पर सब लोगों ने सीलिंग देखी है, सीलिंग किस चीज की, आपके रूम में, आपके घर में, ठीक है। आपने अगर कभी नहीं भी पता हो तो कभी आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स को या किसी भी बड़े इंसान को बोलते हुए कि सीलिंग जो है वो हमने सीलिंग पर कुछ जो है डेकोरेशंस कर दो या डिजाइन्स बनवा दो या जो है फैन लगवा दो या कुछ भी ईटीसी, ठीक है। तो बेसिकली सीलिंग इज व्हाट, कि आपके रूम में जो ऊपर वाली छत होती है ना, ऊपर वाली जो वॉल होती है आई शुड से, दैट इज द सीलिंग। तो ये जो सीलिंग है वो क्या बता रही है, वो आपको एक मैक्सिमम लिमिट बता रही है कि आपका जो रूम है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ठीक है। तो प्राइस सीलिंग जो है ना वो भी यही बताती है। प्राइस सीलिंग आपको बताता है कि मैक्सिमम प्राइस किसी प्रोडक्ट का कितना हो सकता है। ऑल राइट, तो सीलिंग से इस सीलिंग को हम लोग बिल्कुल याद रख सकते हैं। अगर कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो बस यही दिमाग लगाना, एग्जाम देते देते भी ऊपर देखना ये सीलिंग है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वैसे ही प्राइस सीलिंग में क्या है, मैक्सिमम वाली चीज, ठीक है। तो मैक्सिमम प्राइस को डिटरमाइन करना या मैक्सिमम प्राइस जो है वो आपका बताना इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज प्राइस सीलिंग। अब ये क्यों करना पड़ता है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। सो प्राइस सीलिंग रिफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। Price ceiling or maximum price refers to imposition of upper limit on the price of a good by the government। अब एक बात याद रखना कि ये इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे होता है, मतलब कि अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो इक्विलिब्रियम कहां पर आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जो ई पॉइंट है यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन किया है। प्राइस सीलिंग जो है ना आपको इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम लेवल के नीचे देखने को मिलेगी। अब ये करता कौन है, गवर्नमेंट करती है। क्यों करती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई प्राइस है जिसकी अगर प्राइस ये रखी जाएगी तो वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है ना उसके प्राइस को नीचे लेकर आती है कि नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस पर ये जो है ना इसमें ट्रेड नहीं होगा, इस प्राइस को नीचे लेकर आया जाए इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, एंड दैट वुड बी नोन एज प्राइस सीलिंग।
ये किसके प्रॉफिट में हुआ? दिस इज प्रॉफिटेबल फॉर कस्टमर्स और वी विल से कंज्यूमर्स, ठीक है। ये जो है ये कंज्यूमर ओरिएंटेड है। अब बहुत बार होता है कि कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइसेस, इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो है वो उतने अबव चले जाते हैं, लेकिन दे आर ऑफ असेंशियल नेचर, ठीक है। असेंशियल मतलब कि जरूरी है, तो जब जरूरी है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके प्राइसेस को थोड़ा कम फिक्स करती है, ताकि जो है हर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर उन्हें जो है क्या कर सके, अवेल कर सके और उन्हें जो है यूज कर सके। तो अल्टीमेटली ये जो है आपका प्राइस सीलिंग वो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे रहेगा। सो दिस इज बेसिकली प्राइस सीलिंग। और प्राइस सीलिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं, डिमांड ज्यादा हो गई है सप्लाई से, तो ये शॉर्टेज वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि कम प्राइस पर डिमांड ज्यादा होती है और कम प्राइस पर सप्लाई कम होती है। लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। नाउ इसके इम्प्लीकेशन क्या है? जैसे कि गवर्नमेंट ने प्राइसेस तो फिक्स कर दिए हैं, लेकिन वी नो कि इकोनॉमी में जो है हम वेरियस काइंड से जो है लाइक वी वुड से कि ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑल देखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो है गवर्नमेंट से छुप कर जो है इलीगल काम किए जाते हैं, तो वही जो है ये आपके प्राइस सीलिंग का इम्प्लीकेशन होता है। अब गवर्नमेंट ने तो जो है प्राइस को क्या कर दिया है, कम फिक्स कर दिया है, लेकिन सप्लायर्स जो है वो उस प्राइस पर सप्लाई नहीं करना चाहते, उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो है हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अब जब शॉर्टेज देखने को मिलती है ना, अब इसमें सिंपल सा एग्जाम्पल लो आप, जो कि आप लोगों ने देखा हुआ है, इसलिए मैं वही एग्जाम्पल लूंगी। कोविड के टाइम पर जो वेरियस मेडिसिन थे, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, ठीक है, ये बहुत ही मेजर चीज वी वुड से कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे उनमें जो है हमें शॉर्टेज देखने को मिली, लेकिन येट उन लोगों को तो जो है सिलेंडर्स वगैरह मिल रहे थे जिससे जो हाई रुपीस पे कर कर उन्हें ले रहा था, ठीक है। आप लोगों ने भी जो है अपने आसपास में इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो कैसे कर रहे थे? तो दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, कि जो है गवर्नमेंट से छुप छुपा कर जो है एक ज्यादा मनी में जो ये सिलेंडर्स वगैरह ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं टू दोज कस्टमर्स जो कि पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका इंप्लीकेशन वही होता है, गवर्नमेंट को दिखा दीज आर एसेंशियल चीजें, अगर इनकी हाई प्राइसेस रहेंगी तो जो वेरियस कंज्यूमर्स है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन्हें कैसे खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट ने उसके प्राइसेस को कम किया कि नहीं इस प्राइस पर नहीं, उससे कम प्राइसेस पर जो है सेल किए जाएंगे। सप्लायर्स ने सोचा यार इसमें तो हमें क्या हो रहा है, इसमें तो जो है हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बहुत कम सप्लायर्स जो है इस प्राइस पर सेल आउट कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करेंगे, उन्हें कोई अपने पास थोड़ी ना रख के रखेंगे। फिर कंसेप्ट आएगा ये वाला, दैट इज मार्केटिंग का, ब्लैक मार्केटिंग का, ठीक है। तो जो है वो ब्लैक में जो है चीजों को सेल आउट किया जाता है। So black market is any market in which commodities are sold at price higher than the maximum prices fixed by the government. Black marketing may be termed as direct consequence or implication of price ceiling. So it may primarily arise due to the presence of consumers who may be willing to pay higher price for the commodity than to go without it. ये बहुत ही मेजर चीज है, बिकॉज वी हैव कंज्यूमर्स लाइक दिस जो कि हाई प्राइसेस पे कर कर भी उन्हें खरीद रहे हैं, उन्हीं की वजह से ब्लैक मार्केटिंग जो है वो चल रहा है, ठीक है। अगर कंज्यूमर्स ही मना कर दे कि हम हाई प्राइसेस पर नहीं खरीदेंगे, हम चाहे उस प्रोडक्ट को ना ले, हमारे पास में चाहे वो प्रोडक्ट ना हो, लेकिन हम उसे ज्यादा प्राइस पर नहीं खरीदेंगे, तो कोई भी सप्लायर कहां से सेल आउट कर देगा उसे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो है ये कहां से ओरिजिनेट होता है, ये उन कंज्यूमर से ओरिजिनेट होता है जो कि एक्स्ट्रा जो है मनी पे करने के लिए रेडी है फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग है ये हमें वहीं से देखने को मिलती है, एंड दिस इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइस सीलिंग। Then rationing system, so to meet excess demand government may also enforce rationing system, ठीक है। अब हमने देखा कि शॉर्टेज है, ठीक है, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई है, तो अब ऐसे केस में ये जो एक्सेस डिमांड है उसको जो है हमें फुलफिल तो करना पड़ेगा ना, ऑलराइट। तो गवर्नमेंट कहां से करेगी, गवर्नमेंट जो है वो राशनिंग सिस्टम को यूज कर सकती है। सो राशनिंग इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू सेल अ मिनिमम कोटा of essential commodities at a price less than equilibrium price to supply goods to poor community at a cheaper price, then difficulty in obtaining goods from ration shops, ठीक है। तो राशनिंग सिस्टम इज बेसिकली व्हाट, जो राशन शॉप्स एंड ऑल हम लोग देखते हैं जहां पर कम प्राइसेस पर जो प्रोडक्ट्स है वो सेल आउट किए जाते हैं, ठीक है।
तो बस वही चीज जो है वो प्राइस सीलिंग के चलते हुए गवर्नमेंट कर देती है, दैट इज कि कम प्राइसेस पर वो उतनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई कर देती है कि एक पर्सन के लिए इतना जो है सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द राशनिंग सिस्टम, और इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो है राशन शॉप्स पर जो है गुड्स मिलने में भी डिफिकल्टी होती है। बहुत बार ये होता है कि राशन शॉप्स एंड ऑल पर जो है जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। देन उसके बाद में वी हैव द कंसेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोर। अब प्राइस सीलिंग में हमने देखा कि मैक्सिमम लिमिट लगा देना। प्राइस फ्लोर क्या है? घर पर फ्लोर, दैट इज ये जो नीचे वाला फर्श है, ठीक है। तो फ्लोर इज व्हाट? जो मिनिमम लिमिट है, ऑल राइट। तो प्राइस फ्लोर क्या हो गया? मिनिमम प्राइस, दैट मींस किसी भी प्रोडक्ट का एटलीस्ट इतना तो जो है मिनिमम प्राइस होगा ही होगा, ऑल राइट। प्राइस सीलिंग कंज्यूमर के बेनिफिट में था, प्राइस फ्लोर किसके बेनिफिट में है? प्रोड्यूसर के बेनिफिट में है कि एटलीस्ट एक प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट्स का इतना पर्टिकुलर मनी तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मोस्टली जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है वेरियस एमएसपीज, हम लोगों ने सुना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वही जो एमएसपीज है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोर ओनली। गवर्नमेंट जो है एक मिनिमम बताती है कि जो भी फार्मर्स है उनका मिनिमम जो प्रोडक्ट है वो इतने प्राइस पर तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोर। So price floor refers to the minimum price that is above the equilibrium price fixed by the government which the producers must be paid for their produce. Price floor or minimum price refers to imposition of lower limit on the price that may be charged for particular good or service. The excess supply may be purchased by the government either to increase its buffer stock or for exports, ठीक है। तो अगर कोई नहीं खरीद रहा है उस प्राइस पर तो गवर्नमेंट खरीद लेती है। हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड ऑल को परचेज करती है, तो वो उसका क्या करती है? वो उसे जो है अपने स्टॉक में मेंटेन करके रखती है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो अपना उस स्टॉक में से जो है इकोनॉमी में वेरियस गुड्स जो है वो सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। नाउ हमेशा याद रखना प्राइस फ्लोर जो है वो आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर आएंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना ये सफिशिएंट नहीं है, ये जो है एप्रोप्रिएट नहीं है, तो गवर्नमेंट थोड़ा जो है हाई प्राइस जो है मेंटेन करती है, और वो कुछ हम यहाँ पर आए हैं दैट इज अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पर सप्लाई क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, डिमांड हो जाती है कम, तो अल्टीमेटली ये जो सरप्लस है ये गवर्नमेंट अपने पास में रख लेती है, ठीक है। जितना डिमांड हो रहा है उतना तो सेल आउट कर ही दो, बाकी जो सरप्लस बच रहा है वो गवर्नमेंट अपने पास में रखती है, खुद खरीदती है, और फिर जब जैसे भी इकोनॉमी में जरूरत होती है उस हिसाब से जो है उन सारी चीजों को क्या किया जाता है? सेल आउट किया जाता है और इकोनॉमी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो आई होप सो कि ये जो सारी चीजें थी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। ये जो पूरा चैप्टर था हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का, ये आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है। अब इस पार्ट के साथ साथ में ये जो चैप्टर है उसे भी हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। इसके अपार्ट एक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज ह्यूमैनिटीज के लिए डेडिकेटेडली जो है बैचेस लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी पर, एंड आई होप सो कि आप लोगों ने जो है एनरोल कर लिया है। इफ इन केस अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो अभी जाकर कर लीजिए। उसकी बैच की जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो पाने के लिए यू नीड टू यूज कोड SAKSHIV, दैट इज SAKSHIV। 11th का जो हमारा बैच है दैट इज इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑल्सो वी हैव a batch for class 12th economics that is victory humanities batch, ये भी स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इफ इन केस अगर एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए ताकि सभी लोगों को जो है इसका एडवांटेज मिल सके। सो टू एनरोल एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स आप लोगों को कोड यूज करना है SAKSHIV, दैट इज SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे कि चैनल पर क्या आ रहा है, कब आ रहा है, किस टाइम पर कौन सा वीडियो आएगा, ये सारी चीजें। आई होप सो ये जो पूरा चैप्टर है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है, एंड जो इस पार्ट में पढ़ा वो भी अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।